नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए। तो इसके पहले जो है हमने ऑलरेडी ये आपको बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उसका हमने ऑलरेडी करा दिया है। और फिजिक्स का भी हमने कुछ क्लास कराए हुए थे, तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। और हमने जो है जनरल साइंस का पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है बॉडी का, तो वो जो है आपका, वो क्या है? ऑप्शन में दिया आपका वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, या फिर प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट है, या फिर प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम होती है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आपका रहता है तो आप लोग जानते होंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होती है। तो उसमें आपका एक मोमेंटम है और दूसरा आपका है उसमें वेलोसिटी है। तो इन्हीं दो फैक्टर पे आपका जो है डिपेंड करती है। तो ये जो है आपका दैट इज मोमेंटम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका रहता है, यानी कि प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। तो यही आपका इसमें बस दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन ए रेफ्रिजरेटर इज। तो देखिए जो रेफ्रिजरेटर के अंदर में जो थर्मोस्टेट रहती है, तो इसके फंक्शन क्या होती है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दैट इज टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्मोस्टेट जो है, तो टिपिकली आपको जैसे रेफ्रिजरेटर जो रहती है तो आपको उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर में एक नॉब होती है कि जिससे कि यूजर जो है टेम्परेचर को एडजस्ट करके, और मतलब कि जो टेम्परेचर का सेटिंग कर सकता है एडजस्ट करके। और जब एक बार यूजर मान लीजिए कि उसने एक डिजायर टेम्परेचर को सेट कर दिया, तो जो थर्मोस्टेट रहती है उसके अंदर में, तो वो जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। और वो मेंटेन कैसे करता है यहाँ पे, कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है कंप्रेसर के अंदर में, तो उसको कंट्रोल करके एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखी हुई रहती है। तो ये जो है आपका थर्मोस्टेट का यूज की जाती है, दैट इज टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसमें कि नॉब रहते हैं आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर में। ये चीज आपने देखा होगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि टू वाटर ड्रॉपलेट्स कोएलसिस टू फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप इन दिस प्रोसेस। तो देखिए पानी के जो, मान लीजिए कि दो बूंद है, उसके पानी की मान लीजिए छोटी बूंद है, दो बूंद अगर मान लीजिए है उसमें से, तो अगर वो एक दूसरे में वो संलिग्न होते हैं, यानी कि वो अगर जैसे जुड़ते हैं आपस में, तो उससे आप जानते हैं कि एक बड़ी बूंद बनती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होती है? एनर्जी का लिबरेशन होती है, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, या तो फिर जो इसमें ना तो एनर्जी का लिबरेशन होता है ना तो एब्जॉर्ब होती है, नॉन ऑफ द अबव होगी। तो देखिए जब भी कोई मान लीजिए वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो अगर आपस में कोएल्स करेगी, आप यानी कि आपस में जुड़ते हैं आके, तो इस प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होती है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है इसमें कि when an object is placed between two parallel plane mirrors then the number of images formed is। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, दो प्लेन मिरर रखी हुई है। पैरेलल मिरर मतलब कि कोई रखा हुआ है, एक मिरर आपका यहाँ पर, एक मिरर यहाँ पे, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। तो बीच में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होगा इसमें, तो वो कितना होगा? तो देखिए इस केस में इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती है। तो इसका ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट, दैट इज इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेजेस आपके बन जाएंगे। तो क्योंकि देखिए जब दो मिरर जब रखते हैं यानी कि अलाइन किए जाते हैं उनको 0 डिग्री एंगल पे, जब वो पूरी तरीके से पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के, तो इस केस में जो है इन्फानाइट नंबर ऑफ इमेजेस आपके बनते हैं यहाँ पे। और जितने भी इमेज यहाँ पे आपके बनते हैं, तो वो जो इमेज आपके रहेंगे, तो वो एक दूसरे का, मतलब जो इमेज बनता है तो उसका ही इमेज बनता है। तो इस तरीके से इन्फानाइट इमेज बनते ही जाते हैं। तो ये चीज एक्सपेरिमेंट भी आप लोग करके देख सकते हैं। दो प्लेन मिरर लीजिए आप लोग और उसको पैरेलल रखिए, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखिएगा तो उसमें, तो उसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आपका बनेगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि रेड लाइट इज यूज्ड एज ए डेंजर सिग्नल बिकॉज। तो रेड लाइट जो है हम लोग इसे डेंजर सिग्नल के रूप में यूज करते हैं, किस लिए? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इट इज स्कैटर्ड द लिस्ट। तो ये जो है लिस्ट स्कैटर होती है रेड लाइट, तो इसी कारण से हम लोग यूज करते हैं डेंजर सिग्नल में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और साथ में देखिए जो इफेक्ट होता है स्कैटरिंग का यहाँ पे, तो ये जो है आपका इसके 1/4 पावर ऑफ, या फिर वेवलेंथ ऑफ कलर के ये डायरेक्टली रिलेटेड रहती है। तो इस कारण से जो रेड लाइट आपका रहता है, जिसके हम लोग डेंजर सिग्नल के रूप में यूज करते हैं, और ये जो रेड लाइट आपका रहता है, तो ये लॉन्गर डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकता है आपका। मान लीजिए जैसे कोई फॉग है या फिर रेन है, तो उन सभी में जो है ट्रेवल कर सकती है रेड लाइट। तो इस कारण से इसका यूज क्या आता है डेंजर सिग्नल के रूप में। फिर नेक्स्ट देखिए कि द फंक्शन ऑफ डायनमो इज टू। तो डायनमो का जो मेन फंक्शन होता है, तो वो आपको बताना है इसमें। तो देखिए इसका मेन फंक्शन होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दैट इज करेक्ट आपका, दैट इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो मेनली जो रहता है आपका ये जो डायनेमो जो रहती है आपके, आपने देखा होगा बहुत सारे डिवाइसेस में इसके यूज़ किए आते हैं। तो इसमें आपका जैसे कि जो कंट्रोल गियर रहते हैं जो डायनेमो से जो एसोसिएटेड रहते हैं, तो यही जो है करंट आउटपुट को कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल सिस्टम के डिमांड्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा देखिए और भी जो इम्पोर्टेंट जो डिवाइसेस है और जो एनर्जी कन्वर्जन जो होती है, उनमें से कौन कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होती है, तो इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारा लिस्ट तैयार किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि जब दोनों हाथ को हम लोग आपस में रब करते हैं, तो हम देखते हैं कि आपका हाथ जो है वो वार्म हो जाती है। तो इस केस में एनर्जी कन्वर्जन किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी जो रहता है आपका, तो वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर इसके अलावा देखिए कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो स्पीड अप हो रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर नेक्स्ट देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई हम लोग बैटरी पावर टॉर्च लाइट का यूज हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे बैटरी के केस में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, और वहीं पे बल्ब जो रहता है उसके अंदर में लगा हुआ रहता है, तो वो जो है आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेडियंट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर अगला देखिए जो जियो थर्मल पावर प्लांट जो रहता है, तो वहाँ पे जो हीट एनर्जी रहती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर वहीं देखिए जो थर्मोकपल है आपका एक डिवाइस आपका है, तो इसमें हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और वहीं पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम्स रहते हैं, तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वही इलेक्ट्रिक जनरेटर जो आपका रहता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी या फिर जो मैकेनिकल एनर्जी रहता है मैकेनिकल वर्क, वो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होते हैं। और वहीं जो आपका है विंड मिल्स है, तो इसमें विंड एनर्जी वो आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है या तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर वहीं पे जो माइक्रोफोन रहती है, माइक्रोफोन जो आपका मोबाइल में रहता है आपका ये, तो यहाँ पे साउंड एनर्जी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फिर अगला देखिए जो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर अगला देखिए जो इलेक्ट्रिक लैम्प जो रहता है जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और वहीं पे देखिए जब वुड को बर्निंग किया जाता है, तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी है तो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और वहीं पे जो फ्यूल सेल्स जो रहता है आपका, तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर वहीं स्टीम इंजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हीट एनर्जी जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और वहीं इलेक्ट्रिकल हीटर की बात करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपका हीट में चेंज होती है। तो ये सारे जो है आपके कन्वर्जन है, मतलब किस तरीके से होते हैं कौन सा डिवाइस का यूज करने से, तो ये जो है आप लोग याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए द फ्यूज वायर हैज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो फ्यूज वायर रहता है तो उसके एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो देखिए जो फ्यूज वायर आपका रहता है, तो इसका मेनली फंक्शन होता है कि डिवाइसेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जब भी मान लीजिए एक्सेसिव करंट अगर पास होती है, जो भी अप्लायंसेस अब यूज करते हैं अपने घरों में, तो उनको बचाना। तो जनरली जो फ्यूज आपका रहता है, तो हम लोग इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम लोग, जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट रहती है, क्योंकि देखिए सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जब फ्यूज ब्लो हो जाएगा आपका, तो बाकी जो डिवाइस रहेंगे तो वो सारे आपके जो है डैमेज होने से बच जाएंगे। तो इसमें जो है एक वायर रहता है आपको, पीस ऑफ वायर रहता है फ्यूज के अंदर में। जनरली वो जो रहता है आपका लीड और टिन एलॉय से बनी हुई होती है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो आपका वायर रहता है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है और जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है। अब यहाँ पे देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट इसके कम रखने के लिए इसे इसलिए रखी जाती है मेल्टिंग पॉइंट इसकी लो, क्योंकि जो है हाई अगर करंट पास होकर एक्सेसिव करंट, तो वो जो है तुरंत वो मेल्ट कर जाए। तो ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पे देखिए करंट जब भी मान लीजिए स्पेसिफाइड लिमिट से अगर ज़्यादा फ्लो होगी, तो फ्यूज वायर आपका मेल्ट कर जाएगा और ब्रेक कर देगा सर्किट को। तो इससे जो अप्लायंसेस जो आप यूज़ करते हैं अपने घरों में, तो वो जो आपका डैमेज होने से बच जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है कि वो आपका होगा दैट इज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि लेस रेजिस्टेंस एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट, तो ये आपका उल्टा ही दिया हुआ है इसमें, हाई रेजिस्टेंस एंड लोअर मेल्टिंग पॉइंट। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। हाई रेजिस्टेंस होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे सी में देखिए लेस रेजिस्टेंस और लोअर मेल्टिंग पॉइंट, तो दोनों एक ही दिया हुआ है इसमें। हायर मेल्टिंग पॉइंट या रेजिस्टेंस दोनों होती नहीं है, हाई रेजिस्टेंस होगा, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होती है फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर नेक्स्ट देखिए कि टेलीविजन सिग्नल कैन नॉट बी रिसीव बियॉन्ड डिफिनिट डिस्टेंस बिकॉज, जो टेलीविजन सिग्नल रहती है, तो ये जो है आपका एक डिफिनिट डिस्टेंस के बाद ये रिसीव नहीं किया जा सकते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ द सिग्नल इज वीक, द एंटीना इज वीक, एयर ऑब्जर्व द सिग्नल, या फिर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व। तो देखिए इसके पीछे रीजन है कि जो सरफेस है अर्थ का, तो वो कर्व नेचर का। आप जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है तो वो स्फेरिकल टाइप का है। तो आप भले आप देखते होंगे कि जो है आप लोग एक दूसरे से दूसरे डिस्टेंस आप मापते होंगे कोई स्टेट में है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कर्वेज जो अर्थ का कर्व्ड होने के चलते जो सिग्नल होती है तो वो फेड करती आती है, यानी कि एक डिफिनिट डिस्टेंस के बाद सिग्नल जो है आपका वो वीक होने लगती है। तो बियॉन्ड एक डिस्टेंस के बाद जो है
वो आपका सिग्नल, टेलीविजन सिग्नल जो है आपका रिसीव नहीं हो सकती है। तो ये रीजन भी इसके पीछे है, दैट इज सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड होने के चलते। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए एंटीना जो रहता है वो एक निश्चित डिस्टेंस के बाद लगाए जाते हैं यहाँ पे, ताकि जो है सिग्नल को वहां से फिर रिस्टोर करके फिर से ट्रांसमिट किया जा सके दूसरे जगह पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज क्या होगा। तो देखिए टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर केस में तो रेजिस्टेंस उसमें क्या होगी। तो इसके लिए जो है आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, जो सेमीकंडक्टर आपका रहता है तो यहाँ पे जो गैप रहती है दैट इज कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, तो वो इसमें स्मॉल गैप होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेटली होती है। तो इस केस में देखिए अगर हम लोग टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं आपके वैलेंस बैंड में तो वो एक्साइट हो जाते हैं और वो जो है जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और इसके चलते जो कंडक्शन है तो वो इंक्रीज हो जाती है और साथ में जो रेजिस्टेंस रहता है तो वो आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे रीजन आपका यही है कि जो जो गैप रहती है इन दोनों के बीच में वो कम हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है तो वो आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चली जाती है और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर का तो इस केस में जो रेजिस्टेंस जब करेगा तो वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और वहीं पे देखिए जो आपके रहते हैं कंडक्टर या फिर जो इंसुलेटर या फिर जो सेमीकंडक्टर, तब यहाँ पे समझ सकते हैं देख के कंडक्टर जो रहता है जिसमें जो कंडक्शन बैंड जो वैलेंस बैंड रहती है तो इसके बीच में जो गैप जो रहती है तो वो जीरो रहती है, मतलब ये ओवरलैप रहती है दोनों का। तो इस कारण से कंडक्शन में जो कंडक्टर आपका रहता है तो वो हाईली कंडक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें जो गैप जीरो रहती है, मतलब गैप रहती ही नहीं है। इसके चलते जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं आपके वैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड में आराम से जंप कर जाते हैं। और वहीं सेमीकंडक्टर में इसमें स्मॉल गैप रहती है। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीमेंट करते हैं हम लोग, या तो फिर मान लीजिए जब पोलैरिटी अप्लाई की जाती है इसके ऊपर में, तो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो एक्साइट करके चल रहे हैं कंडक्शन बैंड में और वो कंडक्शन करना स्टार्ट हो जाती है। और वहीं पे इंसुलेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है तो इन दोनों के बीच में लार्ज गैप होने के चलते जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाती है। तो इसके चलते इसमें कंडक्शन नहीं रहती है और इस केस में जो है आपका कोई भी मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना होने के चलते कंडक्शन जीरो होती है इसकी। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग समझ गए होंगे अब। फिर नेक्स्ट देखिए कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर सिलिकॉन इज अन। तो सिलिकॉन जो है 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये क्या होती है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। तो देखिए सिलिकॉन जो आपका एक सेमीकंडक्टर का जो आपका ग्रुप में आता है ये, तो ये जो आपका रूम टेम्परेचर पे प्रॉपरली वर्क करता है। लेकिन अगर 0 केल्विन टेम्परेचर रहेगा तो इस केस में जो है यहाँ पे वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप होती है तो वो ज़्यादा होती है। तो इस केस में जो है आपका ये कंडक्ट नहीं करेगा और ये इंसुलेटर की तरफ बिहेव करेगा एट 0 के। तो ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं आपके वैलेंस बैंड में तो वो यहीं पे रहेंगे, एक्साइट होकर आपके कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएंगे, तो ये आपका कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये पूरी तरीके से इंसुलेटर की जैसा आपका बिहेव करेगा। और जैसे ही रूम टेम्परेचर पे इसे लाई जाती है, रूम टेम्परेचर पे लाते हैं हम लोग, तो उसमें जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ये जंप कर जाता है कंडक्शन बैंड में और कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये है इसके पीछे रीजन आपका। तो आई होप कि ये सारा चीज़ जो है पोर्शन अब आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी साइंस के क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे गए थे तो हमने आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। और इसके पहले हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ऑलरेडी करा दिया और साथ में पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड आपको किया हुआ है, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे बायोलॉजी के और साथ में केमिस्ट्री का और फिजिक्स के भी, और साथ में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो भी पूछे गए आपके यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन में, तो इन सभी का हमने उसमें इंक्लूड किया हुआ है टॉपिक वाइज। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा पीडीएफ का, और साथ में और भी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग जो है उसे भी वहां से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।